हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम 99.99% 20 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और अब आपके पास केवल एक ही माह बचा हुआ है। आपको पता है कि राम जी की पाठशाला आपको अभी तक मूल विधि के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक करवा चुका है, जबकि थोड़े से कुछ 6-7 एक्ट बाकी हैं जिनको रोज एक एक करवा के महत्वपूर्ण धाराएं करवा के मैं आपके इन टॉपिक्स को ख़त्म कर दूंगा। और अगला महीना जैसे शुरू होगा, लगभग 10 दिन लगेंगे। आपको 700 से 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा। लगभग 800 850 के आसपास प्रश्न हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आपको मूल विधि छोड़ देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, भाई देखो आप लोगों के सिलेबस में है। पिछली बार नहीं पूछा गया ज़्यादा, वो अलग बात है, पर इस बार भी नहीं पूछा जाएगा ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत लंबे समय बाद होता है। एक कोई पक्का एग्ज़ाम नहीं है, सीजनल एग्ज़ाम है, ये हर साल होने वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोटर यान अधिनियम 1988। इसमें वैसे तो 217 धाराएं हैं, पर इनमें से हम कुछ चुनी हुई धाराएं पढ़ेंगे जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं। केवल वही धाराएं अगर आप देख के चले जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इन चीज़ों को करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपका सहयोग और आपका प्रेम अपेक्षित है। अपना प्रेम आप इसी तरह से राम जी की पाठशाला के साथ रखें। तो बिना देरी किए चलिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी इसका पीडीएफ वगैरह नहीं डालने वाला हूं। बस सिंपली आपको यहीं से इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। और इसी तरह अब एक बार यहाँ लिख दूंगा, एक फिर रब करके फिर दोबारा लिखूंगा, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको मौका दूंगा। तो मोटर यान अधिनियम है, इसको यातायात अधिनियम भी आप कह सकते हैं। मोटर यान अधिनियम है, 1988 का बना हुआ है। सीधे सीधे बात करेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाले। इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। कहाँ पे है? संपूर्ण भारत पर है। जब से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ है, तब उसके बाद लगभग सभी अधिनियमों का जो विस्तार है, जो प्राधिकार क्षेत्र है, वो संपूर्ण भारत पर ही हो गया है। लागू कब हुआ? देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक्ट की ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है? इसको आप रट लीजिए। 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1989 को यह अधिनियम लागू हुआ। पारित कब हुआ था? पारित हुआ 1988 को। पारित होना या अधिनियमित होना, ठीक है, या बनकर तैयार होना एक बात है, और उसका प्रवर्तन में आना, लागू होना अलग बात है। तो लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को। कुल कितने अध्याय हैं? कुल 14 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? 217। और अनुसूचियां कितनी हैं? 2। अब आप इस चीज को देख के समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अधिनियम है। और ये इतना बड़ा अधिनियम है, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट धाराओं को निकालने के लिए श्रम तो लगता है, मेहनत तो लगती है, पर अगर आप इतना कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इससे पहले यातायात चिन्हों को मैं करवा चुका हूं, उन चिन्हों को जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। राम जी की पाठशाला आपके लिए दिन रात लगा हुआ है, और संपूर्ण समर्पण, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते वहां तक समर्पण राम जी की पाठशाला का आप लोगों के लिए है। तो अब यहां पे देखो, जो ज्यादातर अधिनियम होते हैं उसमें जो धारा 2 होती है, धारा 1 में क्या बताया जाता है? धारा 1 में नाम, विस्तार, प्रवर्तन वगैरह बताया जाता है। थोड़ा सा गले में हो गया, क्षमा चाहता हूं। परिभाषाएं, धारा 2 में सामान्यतः क्या होती है? परिभाषाएं होती हैं अलग अलग। तो ठीक है, हमको कुछ परिभाषाओं को ध्यान रखना जरूरी है। पहली परिभाषा है, अब धाराएं नहीं बताऊंगा, धाराएं जहां जरूरी है वहां पे बताऊंगा। पहली परिभाषा है माल वाहन की। अगर कोई बोलने लगे कि माल वाहन क्या है, तो ऐसे वाहन जिनका उपयोग माल ढोने के लिए होता है, ठीक है, माल एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए होता है, वो माल वाहन है। भारी माल वाहन किनको कहा गया है? भारी माल वाहन यानी कि वजनदार जो माल वाहन है, वो कितना, कौन है? कि ऐसे माल वाहन जिनका भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। देखो, इसे ऊपर चिन्ह होने का मतलब मैं क्या बनाता हूं? अधिक है। नीचे चिन्ह होने का मतलब क्या है? कम है। तो ऐसे माल वाहन जिनका भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। और कैसा भार? लदान रहित, यानी कि उसमें कुछ भी भरा नहीं होना चाहिए, लदान भरा नहीं होना चाहिए, उसमें माल भरा नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल और केवल उस वाहन का वजन यदि 12,000 किलोग्राम से अधिक है
तो वह भारी माल वाहन है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारी यात्री मोटर वाहन। अब माल वाहन कौन है? जो माल ढोता है। यात्री मोटर यान कौन सा है? जो यात्रियों को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे दो तरह की ट्रेन होती हैं, दो तरह की ट्रेन होती है, एक मालगाड़ी होती है और एक नॉर्मल ट्रेन होती है, पैसेंजर गाड़ी होती है, एक्सप्रेस गाड़ी होती है। तो ये तो होती हैं यात्री गाड़ियाँ और वो मालगाड़ियाँ होती हैं। तो माल वाहन क्या है? जिसमें माल ढोते हैं, और यात्री वाहन जो है जिसमें यात्रियों को ढोआ जाता है। ठीक है, तो भारी माल वाहन वो है जो लदान रहित जिसका वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक है। और भारी यात्री मोटर वाहन मोटर यान कौन सा है? जिसका लदान रहित वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक है। यानी कि चाहे माल वाहन हो या मोटर यान हो, यात्री मोटर यान हो, यदि उनका वजन लदान रहित, यानी कि माल वाहन के मामले में माल न लदा हो और यात्री के मामले में यात्री न बैठे हों, तो लदान रहित जब 12,000 किलोग्राम से अधिक वजन हो जाता है तो भारी माल वाहन और भारी यात्री मोटर वाहन हो जाता है। अब हल्का मोटर यान, हल्का मोटर यान, हल्का मोटर यान वो है जिसका लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से कम हो, 7,500 किलोग्राम से कम यदि लदान रहित वजन है किसका? यान का, तो वह हल्का मोटर यान कहलाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मोटर टैक्सी, टैक्सी की बात की जा रही है। टैक्सी किसे कहते हैं? टैक्सी वो है जो भाड़े पर चलती है। किस पर चलती है? भाड़े पर चलती है, पारिश्रमिक पर चलती है, किराए पर चलती है, और अधिकतम 6 यात्री जिसमें बैठ सकते हैं। अधिकतम 6 यात्री जिसमें बैठ सकते हैं, जिसमें इन 6 में ड्राइवर इंक्लूड नहीं है, ड्राइवर +1 में हो जाएगा, +1। यानी कि भाड़े पर जो मोटर टैक्सी चलती है, पारिश्रमिक पर चलती है, किराए पर चलती है, और अधिकतम 6 यात्री इसमें बैठ सकते हैं, +1 ड्राइवर। ड्राइवर इन 6 में नहीं है, यानी कि कुल मिला के 7 व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिसमें 6 यात्री है, वो मोटर टैक्सी है। अब एक एक चीज़ों को ध्यान से आप लोग समझते जाना। धारा 3 में क्या है? धारा 3 लाइसेंस को जरूरी बनाती है। यानी कि यदि आप कोई भी यान या वाहन, कोई भी वाहन चलाना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस होना जरूरी है। धारा 3 इसको आवश्यक बनाती है। किसकी? मोटर यान अधिनियम की धारा 3 लाइसेंस को जरूरी कर देती है। और इंपॉर्टेंट है, यदि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी को चला रहे हैं, बिना लाइसेंस गाड़ी को चला रहे हैं, तो धारा 181 में दंड का प्रावधान है। धारा 3 दंड लाइसेंस को आवश्यक बनाती है, और यदि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो धारा 181 के तहत आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 5,000 रुपए का। और यदि आपके लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चला रहे हैं, एक तो है लाइसेंस आपके घर पड़ा हुआ है, नहीं सॉरी, मतलब आपका लाइसेंस बना हुआ नहीं है, ठीक है, घर है वो बात अलग है। आपका लाइसेंस बना हुआ नहीं है और उसके बिना आप गाड़ी चला रहे हैं, तो धारा 181 के तहत आपको 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और यदि आपका लाइसेंस था पर वो किन्हीं कारणों से रद्द हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है, रद्द हो गया, खत्म हो गया, और उसके बाद भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कितने का? 10,000 रुपए का जुर्माना। अब आपको पता है 2019 में मोटर यान संशोधन अधिनियम, जो ये 1988 का अधिनियम है, इसमें संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, पहले जुर्माना बहुत कम था, बट अब जुर्माना बढ़ा दिया गया। तो ये बढ़ा हुआ जुर्माना ही है। यदि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे तो 181 में 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, और अगर लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो 182 में आपको 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। अब एक और प्रावधान निकल के आया था जब वो संशोधन 2019 हुआ, संशोधन 2019 हुआ, तो तब क्या निकल के बात आई थी कि यदि 18 साल से कम आयु का बच्चा सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है तो क्या होगा? 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, 3 साल की कैद होगी, और जो नाबालिग बच्चा वाहन चला रहा है, 18 साल से नीचे नाबालिग है, जो नाबालिग बच्चा वाहन चला रहा है उसका लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा। ये बात आई थी। तो यहां पे इससे संबंधित धारा है, धारा 4(1). क्या कहता है? 18 साल से कम आयु का यदि कोई बच्चा है तो वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। क्या करेगा? वाहन नहीं चलाएगा।
ठीक है, वाहन नहीं चलाएगा। अगर वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो इसका दंड है 199 में। किसमें? 199 में। क्या बात कही जा रही है? 25,000 रुपए का जुर्माना प्लस 3 साल की कैद प्लस 25 साल के बाद लाइसेंस बनेगा। किसका? उस बच्चे का, उस नाबालिग बच्चे का 25 साल के बाद लाइसेंस बनेगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जब वो बच्चा पकड़ा जाएगा ये क्रिया तो होगी, 25,000 का जुर्माना, 3 साल की कैद और 25 साल के बाद लाइसेंस बनेगा। बट जो गाड़ी का मालिक होगा वह भी दोषी माना जाएगा, जो उस बच्चे का, नाबालिग बच्चे का अभिभावक होगा, गार्जियन होगा, वह भी दोषी माना जाएगा। साथ में वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा, रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। देखो कितनी कड़ा प्रावधान किया गया कि 18 साल से कम आयु का यदि बालक है, नाबालिग है कोई, और वो सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता पाया गया तो 3 साल की सजा होगी, 25 साल का जुर्माना होगा और उस नाबालिग का 25 साल के बाद लाइसेंस बनेगा। साथ में उस नाबालिग का जो अभिभावक है वो दोषी ठहराया जाएगा, उस गाड़ी का मालिक है वो दोषी ठहराया जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। ये बात है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे, अरे यार भाई, अगर 18 साल से नीचे के बच्चों को कहीं दूर ट्रेवल करना हो, साइकिल से नहीं जा सकते तो क्या होगा? तो उसके लिए भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि 16 साल की आयु यदि पूर्ण कर लेता है, क्या कर लेता है? 16 साल की आयु यदि पूर्ण कर लेता है तो 50 सीसी के इंजन की बाइक चला सकता है। 50 सीसी का जो इंजन आता होगा, छोटी मोटी स्कूटी कोई आती होगी, तो वो 50 सीसी का यदि इंजन है तो 50 सीसी के इंजन वाली बाइक चला सकता है 16 साल की आयु पूर्ण होने पर। यह धारा 4(1) कह रही है। क्लियर हो गई होगी बात। उसके बाद सेक्शन 11, यदि आप ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का यूज कर रहे हैं, फोन का, हेलो हेलो भाई मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, भाई मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। धारा 11 क्या कह रही है? सेक्शन 11 कह रहा है मोबाइल का यूज करेंगे तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। सेक्शन 112, सेक्शन 112 छठी चीजें दे रहा हूं भाई, एक चीज भी छूटने नहीं वाली है, एक चीज भी छूटने वाली नहीं है बिल्कुल भी। विश्वास करना, अच्छे से पढ़ के जाना। एक बार को धारा याद ना हो पर फैक्ट जरूर याद होने चाहिए, ठीक है, फैक्ट जरूर याद होने चाहिए। धारा 112 क्या कह रही है? गति सीमा का उल्लंघन। आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं जगह लिखा रहता है रोड पे गति सीमा 50, 40, 60, हाईवे पे 80, 100 लिखी रहती है। तो जो भी गति सीमा है यदि उसका उल्लंघन होता है, यानी कि अगर आप वाहन को ओवर स्पीड चला रहे हैं, आप ओवर स्पीड में हैं, यदि आप गति सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये प्रावधान है, ये मनाही है, 112 में है गति सीमा का उल्लंघन, ओवर स्पीड की बात हो रही है। पर इस ओवर स्पीड का जो दंड है वो धारा 183 में है। देखो अगर मैं इनको अलग अलग पढ़ाता ना, 112 को यहाँ पढ़ाता, 183 को बाद में, तो समझ में नहीं आती आपको। तो धारा 112 में ओवर स्पीड का जिक्र है और यदि कोई व्यक्ति ओवर स्पीड करता है तो धारा 183 उसके लिए दंड का प्रावधान कर रही है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर हो सकता है। ये सब जो जुर्माने हैं ये नए हैं, जो मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 है उसके अकॉर्डिंग है, वही आपसे पूछा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। धारा 119 में क्या बात कही गई है कि जो चालक है, जो गाड़ी का, मोटर का, किसी भी चीज का चालक है, उसको यातायात चिन्हों का और नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा उल्लेख है, ठीक है, ऐसा उल्लेख है। देखो मैंने आपको सड़क चिन्ह पढ़ा रखे हैं, आदेशात्मक है, सूचनात्मक है, सचेतक है, ठीक है। तो उनमें से आदेशात्मक जो हैं उनका उल्लंघन होता है तो आपका चालान वगैरह कटेगा। बाकी जो सचेतक हैं और आपको इन्फॉर्मेटरी है जो है, उन पे चालान वगैरह नहीं कटता, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि प्रत्येक चालक को क्या करना चाहिए? यातायात चिन्हों का और नियमों का पालन करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो धारा 124, अब बात करते हैं धारा 124 की। यदि बिना टिकट यात्रा, यदि आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो उसकी मनाही कर रही है, ठीक है, मना करी कि बिना टिकट यात्रा करना नहीं चाहिए, अपराध है। पर फिर भी यदि आप कर रहे हैं तो धारा 178 इसके दंड का प्रावधान कर रही है। क्या कह रही है? यदि आप पहली बार बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए तो पहली बार में प्रथम दोष सिद्धि पर 500 रुपए का जुर्माना होगा, और फिर भी नहीं सुधरे, दूसरी बार फिर पकड़े गए तो 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद नौजवान विशेष रूप से सुन लें,
धारा 128, यदि आप ट्रिपलिंग करते हैं, किस पर ट्रिपलिंग किस पे होती है? दो पहिया वाहन पर ही होती है। दो पहिया वाहन पर यदि 3 सवारी बैठ के जा रही है, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तो इसका दंड सुन लो आप लोग, इसका दंड है 194C में, 194C, इसी अधिनियम की धारा है 194C में 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। 10,000 रुपए का जुर्माना यदि आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं। ट्रिपलिंग करने की बात आ रही है 128 में, और उसका दंड है 194C में 10,000 रुपए तक का जुर्माना। उसके बाद 129 में, 129 में है बिना हेलमेट यात्रा करना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना। यदि आप बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं तो इसका दंड है 194D में, 194D में है 1,000 रुपए का जुर्माना होगा, और साथ में आपका जो लाइसेंस है वो 3 माह के लिए रद्द कर दिया जाएगा। जो आपका लाइसेंस है वो 3 माह के लिए रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद भी देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपका लाइसेंस 3 माह के लिए रद्द हो गया, और अगर आपका लाइसेंस रद्द है और उसके बाद भी आप गाड़ी चला रहे हैं, देखो मैंने 182 में बताया था, लाइसेंस अगर रद्द है और उसके बाद भी गाड़ी चला रहे हैं तो 182 में आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अब और भी धाराएं हैं, देखते हैं दोस्तों। अब आगे की धाराओं को देख लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं फटाफट इस चीज़ को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। धारा 140 में क्या है, यदि आप सार्वजनिक स्थान पर कोई वाहन चला रहे हैं, सार्वजनिक स्थान का मतलब है जहाँ पे पब्लिक घूम रही है, ठीक है, रोड हुआ, आपकी गली हुआ, आपका मोहल्ला हुआ, स्टेट हाईवे हुआ, नेशनल हाईवे हुआ, कोई भी आपकी सड़क हुई, तो ऐसे स्थान पर यदि आप बिना बीमा के वाहन चला रहे हैं तो ये एक गैर कानूनी कृत्य है। और इसका दंड किस में लिखा है? धारा 196 में। 146 में इसको गैर कानूनी बताया गया है, बिना बीमा के वाहन चलाना, और 196 में इसको दंड, इसके दंड को बताया गया है, यदि आप बिना बीमा के वाहन चला रहे हैं तो 2,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। उसके बाद धारा 149B, धारा 149B में क्या था, क्या है कि यदि आप कार चला रहे हैं, कोई भी मतलब 4 सीटर वाहन चला रहे हैं, कार जो भी चला रहे हैं वगैरह सब चीज़ चला रहे हैं, तो यदि आप सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये है 149B में। उसके बाद 184 में, 184 में है खतरनाक ड्राइविंग। यदि आप रोड पर इस तरह से ड्राइविंग या बाइक को चला रहे हैं या वाहन को चला रहे हैं, आईपीसी में भी इसका जिक्र आया था पब्लिक न्यूसेंस वाले मामले में, कि यदि आप रोड पर बहुत लापरवाही से वाहन चला रहे हैं या हाँक रहे हैं, झोटा बुग्गी है, बैलगाड़ी है, उसको हाँक रहे हैं, और वो आप इस तरह से हाँक रहे हैं कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है, किसी को गंभीर चोट भी लग सकती है, तो वहाँ पर मिनिमम 6 माह का दंड है, ठीक है। और यहाँ भी इसके बारे में बात बताई गई है, यदि आप खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये है धारा 184 में। उसके बाद धारा 185 में है ड्रिंक एंड ड्राइव। धारा 185 में है ड्रिंक एंड ड्राइव। यदि आपने शराब पी रखी है या आपने कोई और नशा कर रखा है, ठीक है, आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वह नशा शराब का है या आपने कोई मादक द्रव्य ले रखा है, अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन, जो भी नशे की चीज़ें होती हैं, यदि आप उनको पी रहे हैं और उनको पी करके आप गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का दंड देना पड़ सकता है। 10,000 रुपये तक का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है और आपको ये चुकाना पड़ सकता है। अब है 194E। 194 से पढ़ने से पहले 194E को पढ़ लेते हैं। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देना। यदि आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है और वो अपना सायरन बजाए जा रही है, आप सामने से हट नहीं रहे हैं, तो ये आप एक अपराध कर रहे हैं। तो यदि ये आप इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो 194E के तहत आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको वो देना पड़ेगा। उसके बाद आए दिन की समस्या है, भारतीय सड़कों पर वाहन ओवरलोड चलते हैं, ठीक है, अपनी जो वहन क्षमता होती है उससे ज़्यादा चलते हैं, तो ओवरलोडिंग का जिक्र आया है 194 में। 194 में 100 ओवरलोडिंग है, और ओवरलोडिंग यदि आपका वाहन मिलता है तो 20,000 रुपये का जुर्माना तो होगा अलग, और जितना वाहन, मानो कि आपके वाहन की क्षमता कितनी है, 20 टन है, और आपने क्या काम कर रखा है, आपने 10 टन और लगा रखा है, 30 टन भर रखा है, तो 20,000 रुपये का जुर्माना तो आपका ये होगा ही, और आपको जितनी वहन क्षमता है उससे अलग जितना ओवरलोड है 2,000 रुपये प्रति टन ये जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि 10 टन फालतू है तो कितना हो गया, देखो आप
कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये और अलग से आपको देने पड़ेंगे। तो आप ये बात समझ जाइए। उसके बाद अगली धारा है 197। इसको नॉर्मली याद रखना है। नॉर्मली क्या याद रखना है कि मालिक की अनुमति के बिना यदि आप गाड़ी को, वाहन को लेके जाते हैं, उसकी सम्मति के बिना लेकर जाते हैं, तो ये एक अपराध है। 197 में है, मालिक की अनुमति के बिना यदि वाहन को, गाड़ी को लेके जाते हैं तो यह एक अपराध है। साथ में धारा 202 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 202 में आपको ध्यान रखना है, शब्द क्या लिखा हुआ है, पुलिस अधिकारी। आपको यदि इस अधिनियम के अंतर्गत आपसे कोई अपराध बन जाता है तो आपको गिरफ्तार करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, पुलिस अधिकारी के पास है। पुलिस अधिकारी के पास है आपको गिरफ्तार करने का अधिकार। तो धारा 202 में क्या बात आ रही है कि यदि 184 का मामला है, 184 क्या है, खतरनाक ड्राइविंग। यदि 185 का मामला है यानी ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है, या 197 का मामला है, मालिक की अनुमति के बिना वाहन को ले जा रहे हैं, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और आपको मैंने सीआरपीसी पढ़ा रखी है, बिना वारंट जिन अपराधों में गिरफ्तार किया जाता है उनको संज्ञेय अपराध कहते हैं। सीआरपीसी 2C 2G, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के वो उसमें अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन को चालू कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 202। उसके बाद सेक्शन 206 इंपॉर्टेंट है। यदि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं इस अधिनियम के तहत, ठीक है, तो पुलिस अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वो आपके दस्तावेजों को परिरुद्ध कर सकता है। अब दस्तावेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट। परिरुद्ध करने का मतलब है सील, ठीक है, यानी कि आपकी गाड़ी को बोलते हैं ना कि गाड़ी सीज कर दिया, ठीक है, गाड़ी सीज कर दी भाई मेरी, तो अब ये गाड़ी चलेगी नहीं। तो गाड़ी सीज करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब जो पुलिस अधिकारी है वो आपकी गाड़ी को भगाता रहेगा कब तक, जब तक उसका मोबिल खत्म ना हो जाए और फिर आपके इंजन को सीज करके ले भाई अब खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सीज करने का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट को बंद कर देगा कि भाई अब से ये गाड़ी नहीं चलेगी। अगर ये गाड़ी चलती है तो गैर कानूनी है, तो आपकी गाड़ी सील हो जाएगी, सीज हो जाएगी। ये करने का अधिकार धारा 206 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी को ही है। उसके बाद 2-4 चीज इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हिट एंड रन का मामला, यदि कोई व्यक्ति मार के भाग जाता है, ठीक है, बाइक से, कार से, ट्रक से, किसी भी चीज से हिट एंड रन का मामला है, तो यदि उस हिट एंड रन के मामले में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपको पता है कि 2019 में संशोधन हुआ है। मैंने बताया 2019 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ और जुर्माने को और दंडों को और कठिन बनाया गया, है ना, दंडों को और ज्यादा सघन बनाया गया। तो अगर हिट एंड रन के मामले में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 25,000 रुपए का मतलब उसका कंपेंसेशन देना पड़ता था, या जुर्माना वगैरह जो भी आप कह सकते हैं, भरण पोषण भरपाई जो भी कह सकते हैं। मगर 2019 के संशोधन के मुताबिक अब ये 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। और अगर गंभीर चोट लग जाए तो पहले ये 12,500 यानी कि 12,500 था, जो अब बढ़कर 2019 के संशोधन के अनुसार 50,000 हो गया है। क्या हो गया है, 50,000 हो गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद 2019 के इस अधिनियम में एक टर्म यूज हुआ है, इसके पूछे जाने की संभावनाएं हैं, गोल्डन आवर, स्वर्णिम घंटा। स्वर्णिम घंटा, स्वर्णिम घंटा किसको बोलते हैं, गोल्डन आवर, के घातक चोट लगने के अवधि के, घातक चोट वो होती है जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है। तो घातक चोट लगने के 1 घंटे के बाद का जो समय होता है, सपोज करो अभी मान रहे मेरी घड़ी में 8:15 बजे, किसी को अभी चोट लग जाती है, तो 8:15 से 9:15 के बीच की जो ये अवधि है, इसको गोल्डन आवर कहा जा रहा है, स्वर्णिम घंटा कहा जा रहा है। और स्वर्णिम घंटा क्यों कहा जा रहा है कि इस घंटे में जो पीड़ित है उसकी मृत्यु को रोका जा सकता है, उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है। किसके माध्यम से, एक अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो इसको गोल्डन आवर बोला जा रहा है। और गोल्डन आवर में क्या एक बात है कि केंद्र सरकार मुआवजा देती है, और यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार मुआवजा देगी और उस पीड़ित का निःशुल्क इलाज करवाएगी। ऐसे प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। तो गोल्डन आवर आपको याद रखना है, घातक चोट लगने के बाद 1 घंटे का जो समय होता है जिसमें पीड़ित की रक्षा की जा सकती है, एक अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी मौत को टाला जा सकता है। उसके बाद एक वर्ड है गुड समैरिटन। समैरिटन बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड है समैरिटन, जो सबकी मदद करता है। और सबकी मदद कौन करता है, नेक आदमी। तो गुड समैरिटन हिंदी में शब्द आ जाएगा नेक व्यक्ति।
तो नेक व्यक्ति कौन है? जो दुर्घटना के समय पीड़ित की सहायता करे, दुर्घटना के समय पीड़ित की सहायता करे। कैसी सहायता करे? मेडिकल हेल्प कर दे या नॉन मेडिकल हेल्प कर दे। नॉन मेडिकल हेल्प में सब तरह की हेल्प आ जाती है, उठा के गाड़ी में बिठवा दिया, कुछ पैसा दे दिया, थोड़ा पुलिस को कॉल कर दिया या एम्बुलेंस को फोन कर दिया, या मेडिकल ट्रीटमेंट अपना भी दे दिया, थोड़ा थोड़ा चोट पट्टी है, ये सब चीज कर दिया। और ये जो हेल्प हो रही है वो बिना किसी स्वार्थ के हो। ये ना हो कि भाई मैं अब तेरे ठीक कर दूंगा, मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, बाद में मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए तेरी जान बचाने के लिए। अगर 2 लाख रुपए मांगेगा फिर गुड सैमरिटन कहाँ का हुआ? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दुर्घटना के समय जो पीड़ित की सहायता करता है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, वो गुड सैमरिटन है, बट उसकी मंशा किसी भी पुरस्कार को प्राप्त करने की नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसका आर्थिक या और भी कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साथ में 2019 में ये संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतने मतलब कड़े नियमों क्यों किया गया? जो जुर्माना पहले 25,000 का था, 2 लाख का कर दिया, 12,500 का था, वो 50,000 का कर दिया। जुर्माने देखो, सीट बेल्ट ना पहनने पर 1,000 हो गया, खतरनाक ड्राइविंग, इनके पहले बहुत बहुत कम थे। ठीक है, आप देख सकते हैं पुराना जाके अधिनियम को। तो सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा हुई थी, एक समिट हुई, एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक जो सड़क दुर्घटना होती है उनमें 50% तक कमी लाई जाए। तो 50% तक कमी कैसे लाई जाएगी? ये सब नियमों को कठिन बनाकर, कठोर बनाकर। तो भारत ने भी इस पर साइन किया था सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा में, जिसमें 2020 तक दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का उद्देश्य था, और ये चीज अभी भी अनवरत रूप से चल रही है। तो हम लोगों ने आज मोटरयान अधिनियम 1988 को पढ़ा, साथ में मोटरयान अधिनियम संशोधन 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी देखा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उम्मीद करता हूं सब चीजें समझ में आई होंगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।